केमिस्टेंट के चैप्टर 1 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे कि अपक्रिया क्या है, आपकी रासायनिक समीकरण क्या है और कई कई टॉपिक हम समझेंगे, जिसमें हमारा मतलब ये रासायनिक अपक्रिया की जो दो भाग होते हैं वो है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो पहले हम भौतिक परिवर्तन को देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है, उसके बाद रासायनिक परिवर्तन क्या है। ये दोनों टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहले हम भौतिक परिवर्तन को समझते हैं और उसके बाद रासायनिक परिवर्तन भी देखेंगे। आपको इस वीडियो में अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो आइए हम भौतिक परिवर्तन को देखते हैं। भौतिक परिवर्तन पदार्थ की अवस्था का वह परिवर्तन जो पुनः उनके अवस्था में लाया जा सके, वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ की अवस्था का वह परिवर्तन जो पुनः उनकी अवस्था में लाया जा सके, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कोई वस्तु है, अपनी अवस्था पहली अवस्था को त्याग कर कोई नई अवस्था दूसरी अवस्था में जाती है और फिर वह दूसरी अवस्था से अपनी पहली अवस्था में आ सके, तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसका जो अथवा करके डिफिनीशन है, आइए हम उसको देखते हैं। यदि कोई पदार्थ अपनी पहली अवस्था को त्याग कर दूसरी अवस्था में लाई जा सके और पुनः उसको उसकी अवस्था में भेजा जा सके, पुरानी अवस्था में भेजा जा सके, वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यदि कोई पदार्थ अपनी पहली अवस्था को त्याग कर दूसरी अवस्था में लाया जा सके और पुनः उसको उसकी पुरानी अवस्था में भेजा जा सके, तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसके जो अन्य मतलब उदाहरण है उसको देखते हैं, उससे हमें सारी चीज़ें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी और फिर हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। जैसे बर्फ से जल बनना, हम देखते हैं कि बर्फ पिघलने से जल बन जाता है और हम इस जल को दोबारा से बर्फ बना सकते हैं। तो यह निश्चित है कि ना तो कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और ना ही कोई द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है। तो यह भौतिक परिवर्तन है। हम देखते हैं जब बर्फ को पिघला कर जल बनाते हैं तो इसमें कोई सी रसायन के हमें उपयोग नहीं करना पड़ता, ये अपने आप ही हो जाता है। इसमें हमें कोई बाह्य कारक का प्रयोग नहीं करना पड़ता। हम अगर बर्फ़ को किसी जैसे फ्रिज से निकाल कर नॉर्मल टेम्परेचर में या नॉर्मल वातावरण में रखेंगे, साधारण वातावरण में, तो हम देख सकते हैं कि बर्फ़ धीरे धीरे पिघल कर जल बन जाएगा। और जब जल बनेगा तो उसमें कोई रसायन का उपयोग नहीं होगा, ना ही किसी वो खुद ब खुद बन जाएगा जल, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जब वह बर्फ़ से जल बनेगा तो उसमें उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए 5 ग्राम का बर्फ़ है तो 5 ग्राम जल भी रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ना तो जल 4 ग्राम होगा, ना तो 6 होगा, ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, रहेगा उतना ही जितना बर्फ़ का द्रव्यमान होगा। अन्य उदाहरण देखते हैं। अन्य उदाहरण है लोहे की छड़ को गर्म करना। जब लोहे की छड़ को हम गर्म करेंगे तो वह लाल रंग का हो जाएगा और बहुत ही ज्वलनशील होगा, जिससे अगर हम किसी भी चीज़ को उसके पास ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ उससे हानि होगी उस वस्तु को, और वो थोड़ा हमारी इंसानी शरीर के लिए भी घातक होता है। परंतु जब हम उसे साधारण वातावरण में खुला छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि वह फिर से अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। पानी से वाष्प बनना। पानी से जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वह वाष्प बन जाता है। कुछ मात्रा में उससे वाष्प प्राप्त होता है। उस वाष्प को इकट्ठा करके हम पानी बना सकते हैं। ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको भौतिक परिवर्तन अच्छे समझ में आ गया है। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो हम रासायनिक परिवर्तन को देखते हैं।
रासायनिक परिवर्तन यह एक अस्थायी परिवर्तन है। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की रासायनिक संरचना तथा रासायनिक गुण बदल जाते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन का मतलब ये है कि हम भौतिक परिवर्तन में तो पहली पदार्थ को उस अवस्था में ले जा सकते थे जो उसकी पुरानी अवस्था थी उसमें परिवर्तन करके, परंतु रासायनिक परिवर्तन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एकदम ही भौतिक परिवर्तन से अलग है। अब इसमें ऐसा है कि अगर पदार्थ में कोई किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुई तो वह अपनी पुरानी अवस्था को नहीं धारण कर सकता। वो उसी अवस्था में रहेगा या कोई और नई अवस्था में वो जा सकता है। इसके अलावा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना, जो पदार्थ है उसका रासायनिक संरचना एकदम बदल जाता है और रासायनिक गुण बदल जाता है। मान लीजिए कोई पदार्थ ए है तो अब क्रिया के बाद उसका रासायनिक संरचना और एवं गुण बदल जाएंगे तो अब पदार्थ बी हो जाएगा। ए होगा तो बी हो जाएगा, वो बिल्कुल भी बदल जाएगा। उससे केवल उसके गुण हो सकता हो थोड़ा बहुत मिले, नहीं तो वो भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए रासायनिक परिवर्तन है कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ अपनी पहली अवस्था को त्याग कर जब दूसरी अवस्था में जाता है तो दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में नहीं आ सकता। इसका उदाहरण जो है भोजन का पचना। मान लीजिए भोजन पहले हम रोटी को हमने पकाया, रोटी बनाया, फिर रोटी को जब हम खा लेते हैं तो हमारे पाचन तंत्र से पाचन होने के बाद वह वैसा नहीं प्राप्त हो सकता जैसा कि हमने खाया था। और कोयले का जलना, जब हम कोयले को देखते हैं, जब कोयले को हम जलाते नहीं, पहले हम कोयला किसी दुकान से खरीदते हैं तो वह काले रंग का होता है और जब हम उसे जला देते हैं तो उसकी राख बचती है, वो कोयला नहीं बचता, उसके अवशेष बचते हैं और उन अवशेषों से हम कोयला नहीं बना सकते। उन अवशेषों को नई चीज़ों में ढाल सकते हैं, परंतु उससे उसकी पुरानी अवस्था को ग्रहण नहीं कर सकते, वो अपनी पुरानी अवस्था को ग्रहण नहीं कर सकता। उन अवशेषों से हम खाद बना सकते हैं, परंतु उन अवशेषों को इकट्ठा करके हम कोयला नहीं बना सकते। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन व रासायनिक अपक्रिया के लक्षण, अर्थात अगर कहीं रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अपक्रिया हुई है तो हम कैसे जाने कि यहाँ रासायनिक परिवर्तन है या रासायनिक अपक्रिया है। ये चार जो मुख्य इसके लक्षण है, अगर ये इनमें से कोई भी लक्षण किसी पदार्थ में पाया गया तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अपक्रिया हुई है। पहले अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब ये है कि कोई वस्तु ठोस है तो द्रव हो सकती है, द्रव से गैस हो सकती है, गैस है तो ठोस हो सकती है। ऐसे रंग में परिवर्तन, रंग में काला है तो हल्का काला, नीला हो सकता है, नीला से लाल, लाल से नीला, ऐसा हो सकता है। गैस में परिवर्तन, अपक्रिया के पहले कोई दूसरी गैस निकल रही थी तो अपक्रिया के बाद कोई दूसरी गैस निकलेगी, या अपक्रिया के पहले कोई गैस नहीं निकल रही हो, अपक्रिया के बाद कोई गैस निकले, ऐसा होता है गैस में परिवर्तन। और फिर तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, मान लीजिए पहले अपक्रिया के पहले वस्तु गर्म रही हो, अपक्रिया के बाद ठंडी हो सकती है, अपक्रिया के पहले ठंडी रही हो और अपक्रिया के बाद गर्म हो सकती है। ऐसा हो सकता है हमारी जो है रासायनिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन के ये मुख्य लक्षण हैं। ये मुख्य लक्षण ऐसे लक्षण हैं जो कहीं हर रासायनिक परिवर्तन, जहाँ जहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है, ये चारों में से कोई ना कोई परिवर्तन होता ही होता है और ये एकदम मुख्य लक्षण है। अगर हमारे परीक्षा में रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अपक्रिया के लक्षण पूछ ले तो ये चारों अगर आप लिख देते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और रासायनिक परिवर्तन और जो रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। यहीं से हमारी 10th क्लास की केमिस्ट्री की शुरुआत होती है, ये हमारी बेसिक है एकदम। और यहीं अगर ये सब क्लियर रहेंगे तो हमें 11th-12th की केमिस्ट्री समझने के लिए बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो आप इसको बेसिक बिल्कुल ही कंप्लीट कीजिए, इसमें आप दिक्कत मत लीजिए, हम कंप्लीट करवा ही देंगे धीरे धीरे करके। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो टॉपिक है इस चैप्टर के कवर करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करें।